फाइनली दोस्तों माइनक्राफ्ट ए मूवी ये नज़दीकी सिनेमाघरों में हमें देखने को मिलने वाली है 4 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ए माइनक्राफ्ट मूवी 2025 की अमेरिकी फंतासी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो मोजांग स्टूडियो के 2011 के वीडियो गेम माइनक्राफ्ट पर आधारित है। इसे जेरेड हेस ने निर्देशित किया था और क्रिस बोमन, हबेल पामर, नील विडेनर, गेविन जेम्स और क्रिस गैलेटा ने एलिसन श्रोएडर, बोमन और पामर की कहानी पर आधारित लिखा था। फिल्म में जेसन मोमोआ, जैक ब्लैक, डेनियल ब्रूक्स, एम्मा मायर्स और सेबेस्टियन हेंसेन ने अभिनय किया है। फिल्म में 4 मिसफिट्स को एक पोर्टल के माध्यम से एक घन दुनिया में खींचा जाता है जो कल्पना पर पंपती है। उनके पास स्टीव नामक एक विशेषज्ञ शिल्पकार के साथ खोज शुरू करते समय दुनिया पर महारत हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। माइनक्राफ्ट फिल्म रूपांतरण की योजना की घोषणा फरवरी 2014 में की गई थी, जब निर्माता मार्कस पर्सन ने खुलासा किया था कि मोजंग इस परियोजना को विकसित करने के लिए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ बातचीत कर रहा था, जिसमें रॉय ली और जिल मेसिक निर्माण कर रहे थे। विकास के दौरान फिल्म निर्माता शॉन लेवी, रॉब मैक्लेनी और पीटर सोलेट को शुरू में निर्देशन के लिए काम पर रखा गया था, जबकि लेखक कीरन और मिशेल मुलरोनी, जेसन फुट्स, आरोन और एडम नी और एलिसन श्रोएडर को जोड़ा गया था। अप्रैल 2022 में लीजेंडरी एंटरटेनमेंट शामिल हो गया, जिसमें हेस को नया निर्देशक नियुक्त किया गया और मोमोआ को अभिनय के लिए बातचीत की गई। आगे की कास्टिंग मई 2023 से जनवरी 2024 तक हुई। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने के अंत में न्यूजीलैंड में शुरू हुई और अप्रैल 2024 के मध्य में समाप्त हुई। माइनक्राफ्ट मूवी का विश्व प्रीमियर 30 मार्च 2025 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में एम्पायर लीसेस्टर स्क्वायर में हुआ था 3 और इसे 4 अप्रैल 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। आधार 4 बेमेल लोग: गैरेट द गार्बेज मैन, गैरिसन, जेसन मोमोआ, हेनरी, सेबेस्टियन हेंसेन, नताली, एम्मा मायर्स और डॉन डेनियल ब्रूक्स खुद को साधारण समस्याओं से जूझते हुए पाते हैं जब उन्हें अचानक एक रहस्यमय पोर्टल के माध्यम से ओवरवर्ल्ड में खींच लिया जाता है, एक विचित्र घनाकार वंडरलैंड जो कल्पना पर पंपता है। घर वापस जाने के लिए उन्हें इस दुनिया पर महारत हासिल करनी होगी और इसे पिगलिन और ज़ॉम्बी जैसी बुरी चीजों से भी बचाना होगा, जबकि एक अप्रत्याशित विशेषज्ञ शिल्पकार स्टीव जैक ब्लैक के साथ जादुई खोज पर निकलना होगा। साथ में उनका रोमांच सभी पांचों को साहसी बनने और उन गुणों के साथ फिर से जुड़ने की चुनौती देगा जो उनमें से प्रत्येक को अद्वितीय रूप से रचनात्मक बनाते हैं, वही कौशल जो उन्हें वास्तविक दुनिया में वापस पंपने के लिए चाहिए। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स 4 ढालना: जेसन मोमोआ, गैरेट द गार्बेज मैन, गैरिसन 5, जैक ब्लैक स्टीव के रूप में 6, एम्मा मायर्स नताली के रूप में 7, डैनियल ब्रूक्स डॉन के रूप में 8, सेबेस्टियन हेंसन हेनरी के रूप में 8, 9, जेनिफर कूलिज वाइस प्रिंसिपल मार्लिन के रूप में 10, 11, रेचेल हाउस मालगोशा की आवाज के रूप में 12। इसके अतिरिक्त मैट बेरी, केट मैकिनन और जेमाइन क्लेमेंट को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। 13, 10, 14 यूट्यूबर वाल्किरे, डैंटीडीएम, एफ माऊ, मुम्बो जम्बो और एल्डी शैडोलेडी फिल्म में दिखाई देंगे। 15 इसके अलावा दिवंगत यूट्यूबर टेक्नोब्लैड का संदर्भ उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में शामिल किया गया है। विकास: हॉलीवुड निर्माताओं द्वारा माइनक्राफ्ट से संबंधित टेलीविजन श्रृंखला बनाने के लिए कई प्रस्तावों 17 और एक प्रशंसक फिल्म के लिए क्राउडफंडिंग अभियान के बाद, जिसे माइनक्राफ्ट निर्माता मार्कस नॉच पर्सन द्वारा बंद कर दिया गया था, 18-19 पर्सन ने खुलासा किया कि मोजांग स्टूडियो फरवरी 2014 में एक आधिकारिक माइनक्राफ्ट फिल्म विकसित करने के लिए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ बातचीत कर रहा था। फिल्म का निर्माण रॉय ली और जिल मेसिक द्वारा किया जाना था। 20-21 बाद में अक्टूबर में मोजांग सीसीओ वुबुई ने कहा कि फिल्म विकास के शुरुआती चरण में थी और यह एक बड़े बजट का उत्पादन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म कम से कम 2018 से पहले रिलीज नहीं हो सकती है।
22-23 उसी महीने वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए शॉन लेवी को काम पर रखा। 25 जुलाई 2015 तक वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए रॉब मैक्लेनी को काम पर रखा। उन्होंने कहा कि खेल की खुली दुनिया की प्रकृति के आधार पर उन्हें फिल्म की ओर आकर्षित किया गया था, एक विचार जिस पर वार्नर ब्रदर्स ने शुरू में सहमति जताई थी और जिसके लिए उन्होंने उन्हें प्रारंभिक $150 मिलियन का बजट प्रदान किया था। 26-27 प्रारंभिक उत्पादन 2016 में शुरू हुआ और 24 मई 2019 को प्रारंभिक रिलीज की तारीख की घोषणा की गई। 28 जेसन फुट्स को फिल्म की पटकथा लिखने के लिए तैयार किया गया था। 29 और स्टीव कैरेल एक अज्ञात चरित्र की आवाज के रूप में अभिनय करने वाले थे। 30 हालांकि 2016 के अंत तक मैक्लेनी की माइनक्राफ्ट फिल्म धीरे धीरे खत्म हो गई। स्टूडियो के कार्यकारी ग्रेग सिल्वरमैन के 2016 के अंत में वार्नर ब्रदर्स से विदा होने के बाद 31-32 हारून और एडम नी को पटकथा को फिर से लिखने के लिए चुना गया और परिणामस्वरूप फिल्म में देरी हुई। उस समय किसी नए निर्देशक की घोषणा नहीं की गई थी। 33 जनवरी 2019 तक पीटर सोलेट को फिल्म लिखने और निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिसमें मैक्लेनी के संस्करण से पूरी तरह से अलग कहानी होगी। मेसिक, जिनकी 2018 में मृत्यु हो गई, को मरणोपरांत निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाएगा। 34 बाद में फिल्म को 4 मार्च 2022 की नई रिलीज डेट दी गई। 35-36 जून 2019 में एलिसन श्रोएडर को पटकथा लिखने और सोलेट के साथ कहानी का सलेखन करने के लिए काम पर रखा गया था। 37 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण वार्नर ब्रदर्स को अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें माइनक्राफ्ट फिल्म को उसकी नियोजित रिलीज तिथि से हटाना भी शामिल था। 38 अप्रैल 2022 में माइनक्राफ्ट फिल्म का निर्माण सोलेट और श्रोएडर के बिना आगे बढ़ने की घोषणा की गई, जिसमें अब जेरेड हेस निर्देशन करने के लिए तैयार हैं। लीजेंडरी एंटरटेनमेंट सह-निर्माण करने के लिए अपनी कार्यकारी मैरी पेरेंट के माध्यम से और जेसन मोमोआ अभिनय करने के लिए शुरुआती बातचीत में हैं। फिल्म के लाइव एक्शन होने की भी पुष्टि की गई थी। 39 यह भी बताया गया कि क्रिस बोमन और हबेल पामर, जिन्होंने मास्टरमाइंड्स 2016 में हेस के साथ सहयोग किया था, पटकथा को फिर से लिखेंगे। 40-41 हेस की फिल्म में भागीदारी एक अलग परियोजना के बाद शुरू हुई जिसे वह लीजेंडरी के साथ विकसित कर रहे थे, जो कभी साकार नहीं हुई, और उन्हें स्टूडियो द्वारा माइनक्राफ्ट अनुकूलन के लिए एक टेक पिच करने के लिए शामिल किया गया था। 42 फिल्म का अंतिम लेखन श्रेय क्रिस बोमन, हबेल पामर, नील विडेनर, गेविन जेम्स और क्रिस गैलेटा को गया, जिन्होंने एलिसन श्रोएडर, बोमन और पामर की कहानी से फिल्म लिखी थी। ऑफ स्क्रीन अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री का श्रेय हेस, मैक्लेनी, फुट्स, मेगन अमराम, केविन बीगल, जॉन फ्रांसिस डेली, डाना फॉक्स, हन्ना फ्रीडमैन, जोनाथन गोल्डस्टीन, फिल ऑगस्टा जैक्सन, लॉरेन कान, कीरन मुलरोनी, मिशेल मुलरोनी, आरोन नी, एडम नी, जैक पेन, साइमन रिच, पीटर सोलेट, लॉरा स्टीनेल, जॉन स्पेहट्स, ओरेन उजिएल और बेन वेक्सलर को दिया गया। 43 ढलाई लगभग उसी समय जब हेस को फिल्म का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी, मोमोआ को फिल्म में अभिनय करने की घोषणा की गई थी। 39 मई 2023 में मैट बेरी ने कलाकारों में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की। 13 जबकि डेनियल ब्रूक्स और सेबेस्टियन यूजीन है एनसे नवंबर में कलाकारों में शामिल हुए। 8 और एम्मा मायर्स दिसंबर में कलाकारों में शामिल हुईं। 7 जनवरी 2024 में जैक ब्लैक कलाकारों में शामिल हुए। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से फिल्म में अपनी कास्टिंग को छेड़ा। 44-6 मूल रूप से ब्लैक को केवल एक बात करने वाले स्वर के रूप में एक कैमियो के रूप में प्रदर्शित होने के लिए सेट किया गया था, इससे पहले कि उन्हें स्टीव के रूप में कास्ट किया गया। 45 ब्लैक की कास्टिंग के साथ ही जेनिफर कूलिज, केट मैकिनोन और जेमाइन क्लेमेंट को भी उस समय अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया था। 10-14 फिल्माने 19 जून 2023 को यह बताया गया कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 7 अगस्त को न्यूजीलैंड में शुरू होगी। 46 इससे पहले कि जुलाई 2023 में एसएजीएफटीआरए हड़ताल के कारण फिल्मांकन में देरी हो जाए। 47
नवंबर 2023 की शुरुआत में हड़ताल के समापन के बाद फिल्मांकन 2024 की शुरुआत में शुरू होने की सूचना मिली थी। 48 कलाकारों के हिस्से के रूप में ब्रूक्स और है एनसेन की घोषणा के साथ फिल्मांकन दिसंबर 2023 के अंत में शुरू होने वाला था। 8 फिल्मांकन जनवरी 2024 के मध्य में ऑकलैंड में शुरू हो गया था और अप्रैल के मध्य में समाप्त हो गया था, जिसमें ग्रांट मेजर ने प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया था 49 और एनरिक चेडियाक ने सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया था। 50 सितंबर 2024 में यूट्यूबर वल्कायरे ने जेसन मोमोआ पर बहुत भावनात्मक दृश्य को फिल्माने के बाद प्रोडक्शन क्रू के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। 51 डाक उत्पादन फिल्म के लिए विजुअल इफेक्ट सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स, वेटा एफएक्स और डिजिटल डोमेन द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसमें डैन लेमन विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। 52 जेम्स थॉमस फिल्म के संपादक के रूप में काम करते हैं। 54 संगीत मार्क मदरसबॉग ने मूल स्कोर की रचना की, जबकि गेबे हिल्फर और कैरिन रैचमैन संगीत पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं। 50 मदरसबॉग ने C418 द्वारा खेल के संगीत में नोड्स को शामिल किया और कहा कि स्कोर का उद्देश्य पात्रों के आकर्षण को कार्रवाई के साथ संतुलित करना था, जबकि एक गहराई और भावनात्मक प्रतिध्वनि को बनाए रखना था। 55 फिल्म में एक मूल गीत आई फील अलाइव होगा। 56 इसे ब्लैक ने लिखा था और इसमें ड्रम पर फू फाइटर्स के फ्रंटमैन डेव ग्रोहल, क्वींस ऑफ द स्टोन एज के गिटारवादक ट्रॉय वान ल्यूवेन, जेलीफिश कीबोर्डिस्ट रोजर जोसेफ मैनिंग जूनियर और मार्क रॉन्सन ताल गिटार और बास दोनों पर हैं। ब्रूक्स बैकअप वोकल्स भी प्रदान करते हैं। 57 यह गीत 20 मार्च 2025 को फिल्म की रिलीज से पहले एकल 57 के रूप में जारी किया गया था। 56 मदरसबॉग का स्कोर बेनी डेग्लो और डर्टी हनी के मूल गीतों के साथ 28 मार्च को डिजिटल रूप से जारी किया गया था। 55 विपणन 4 सितंबर 2024 को द बीटल्स के मैजिकल मिस्ट्री टूर पर आधारित फिल्म का पहला टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया। टीजर पर दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को विभाजनकारी 58, 59 या आम तौर पर नकारात्मक के रूप में नोट किया गया, जिसमें फिल्म के CGI डिजाइन और लाइव एक्शन प्रकृति की आलोचना की गई। 60, 61, 62 द वर्ज के एंड्रयू वेबस्टर ने कहा कि इसकी अस्थिर कल्पना के अलावा यह कुछ मूर्खतापूर्ण पारिवारिक मजा जैसा दिखता है। 63 टेक्राडार के टॉम पावर यह तय नहीं कर सके कि यह बेहद खूबसूरत है या बुरे सपने जैसा। 64 माइनक्राफ्ट के निर्माता मार्कस पर्सन ने एक्स पर ट्रेलर की प्रशंसा करते हुए कहा, ठीक है, इसमें 65 ट्रेलर से विभिन्न क्लिप और चित्र जैसे कि एक मिमियाती गुलाबी भेड़ और एक सफेद लामा के डिजाइन, और जैक ब्लैक का कहना मैं स्टीव हूँ ऑनलाइन टिप्पणीकारों द्वारा उपहास किया गया था। 59 MGMT के टाइम टू प्रेटेंड पर सेट एक दूसरा ट्रेलर 19 नवंबर को जारी किया गया था, जिसे कई दशकों से अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 66 67 फिल्म का अंतिम ट्रेलर 27 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। 68 मुक्त करना 4 अप्रैल 2025 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में आईमैक्स में माइनक्राफ्ट मूवी को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शुरुआत में इसे 24 मई 2019 को रिलीज किया जाना था, 28, लेकिन उस वर्ष 26 अप्रैल को वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म को 4 मार्च 2022 तक के लिए टाल दिया। 35, 36, 6 अक्टूबर 2020 को वार्नर ब्रदर्स ने कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को रिलीज शेड्यूल से हटा दिया और द बैटमैन 2022 ने इसकी जगह ले ली। 38, 5 अप्रैल 2023 को 2 साल से अधिक समय तक अनिर्धारित रहने के बाद फिल्म को इसकी वर्तमान रिलीज की तारीख दी गई। 70, 72 फिल्म का आधिकारिक प्रीमियर 30 मार्च 2025 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में हुआ था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ए माइनक्राफ्ट मूवी को हेल ऑफ ए समर के साथ रिलीज किया जाएगा और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,400 सिनेमाघरों से 65-70 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है।
कुछ अनुमान $80 मिलियन तक भी जा सकते हैं। 73-74 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 46 आलोचकों की 52% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.3 है। 75 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 22 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। जेरेड लॉरेंस हेस, जन्म 18 जुलाई 1979, और जेरुशा एलिजाबेथ हेस उर्फ डेमके, जन्म 12 मई 1980, पति-पत्नी अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं जो नेपोलियन डायनामाइट 2004, नाचो लिब्रे 2006 और जेंटलमैन ब्रोंकोस 2009 में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से सभी उन्होंने सहलिखे थे और जिनका निर्देशन जेरेड ने किया था। नाचो लिब्रे को माइक व्हाइट के साथ सहलिखा गया था। अपनी फिल्म 95 सेंसिस के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने द पोस्टल सर्विस के तीसरे एकल वी विल बिकम सिलहूट्स और किलर्स क्रिसमस चैरिटी एकल बूट्स के लिए संगीत वीडियो का भी निर्माण किया। व्यक्तिगत जीवन। जेरुशा का जन्म ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था और जेरेड का जन्म ग्लेनडेल, एरिज़ोना में हुआ था। जेरेड ने इडाहो के प्रेस्टन हाई स्कूल में स्थानांतरित होने से पहले 2 साल तक कैंसस के मैनहट्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1997 में स्नातक किया। 2-3 नेपोलियन डायनामाइट के कई दृश्य वहां फिल्माए गए थे। किशोरावस्था में जेरेड ने टीसी क्रिस्टेंसन के साथ फिल्म निर्माण में काम किया। 4 हेस के 4 बच्चे हैं। 5 परिवार लैटरडे सेंट्स के जीसस क्राइस्ट चर्च के सदस्य हैं। 6-7 आजीविका। जेरेड की मुलाकात जेरुशा से ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी BYU के फिल्म स्कूल में पढ़ते समय हुई थी। दोनों ने मिलकर नेपोलियन डायनामाइट नामक फिल्म लिखी, जिसका निर्माण और संपादन उनके सहपाठी जेरेमी कून ने किया था। BYU में रहते हुए जेरेड ने कार्डबोर्ड ओनली नामक एक छात्र फिल्म लिखी और निर्देशित की, जो एक 7 वर्षीय इडाहो फार्म के लड़के के बारे में है जो अपने सिर पर कार्डबोर्ड बॉक्स पहने हुए बोरियत से बचने के लिए संघर्ष करता है। BYU में रहते हुए जेरेड ने पेलुका नामक एक लघु फिल्म भी लिखी और निर्देशित की, जो नेपोलियन डायनामाइट के लिए एक प्रोटोटाइप बन गई और इसमें वही कलाकार और कथानक शामिल थे जिसमें जॉन हेडर सेट के रूप में शामिल थे, सुपर नर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनेयर। 8 नेपोलियन डायनामाइट और पेलुका के अलावा जेरेड ने कई फिल्मों में कैमरा असिस्टेंट के तौर पर काम किया है और कुछ लैटरडे सेंट कॉमेडी में छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। इनमें द सिंगल्स वार्ड, द RM और प्राइड एंड प्रेजुडिस ए लैटरडे कॉमेडी शामिल हैं। जैक ब्लैक अभिनीत उनकी दूसरी फिल्म नाचो लिब्रे 16 जून 2006 को रिलीज हुई थी। हेसेस द्वारा बनाई गई तीसरी प्रमुख फिल्म जेंटलमैन ब्रोंकोस 2009 में रिलीज हुई थी। यह एक किशोर के बारे में है जो एक लेखक बनने की इच्छा रखता है, लेकिन एक फंतासी लेखक के सम्मेलन में भाग लेने के बाद उसे पता चलता है कि उसका विचार एक स्थापित उपन्यासकार द्वारा चुरा लिया गया है। फिल्म में माइकल एंगारानो किशोर के रूप में, जेमाइन क्लेमेंट स्थापित उपन्यासकार के रूप में और सैम रॉकवेल कहानी के काल्पनिक शीर्षक चरित्र के रूप में हैं, जो किताबाने वाले दृश्यों में दिखाई देते हैं। 9 2010 में जेरेड ने यूटा स्टेट फेयर के लिए विज्ञापन बनाए जो रेडियो पर चलाए गए, लेकिन टेलीविजन पर दिखाने से मना कर दिया गया। यूटा स्टेट फेयर के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उन्होंने यौन संबंधों के कारण उन्हें चलाने से मना कर दिया, जबकि हेस ने दावा किया कि विज्ञापन चलाने में विफलता इसलिए हुई क्योंकि उनमें मुख्य अभिनेता मार्कस टी. बोडी एक अफ्रीकी अमेरिकी थे। 2011 में जेरुशा ने ऑस्टेनलैंड पुस्तक के एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया, जो 2013 में रिलीज हुई। उन्होंने पटकथा का सहलेखन भी किया। 11-12 जेरेड और जेरुशा हेस 2012 में प्रसारित नेपोलियन डायनामाइट श्रृंखला के कार्यकारी निर्माताओं में से हैं। इसके अतिरिक्त जेरेड ने डॉन मोजर को आवाज दी, जो मूल रूप से फिल्म में ट्रेवर स्नार द्वारा निभाया गया एक किरदार है। जेरेड ने कॉमेडी हीस्ट फिल्म मास्टरमाइंड्स 2016 का निर्देशन किया। 13-14 जेरेड फॉक्स टीवी सीरीज मेकिंग हिस्ट्री के कार्यकारी निर्माताओं में से थे, जिसका प्रीमियर 2017 में हुआ था। 15 2019 में
यह घोषणा की गई थी कि जेरेड लिन वांग के साथ नेटफ्लिक्स के लिए थेल्मा द यूनिकॉर्न के एक एनिमेटेड संगीतमय फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। जेरेड और जेरुशा दोनों इसे लिखेंगे। 16-17 जेरेड ने टाइलर मेसोम के साथ एक सच्ची अपराध डॉक्यूसीरीज मर्डर अमंग द मॉर्मन्स का सहनिर्देशन किया, जिसका प्रीमियर 3 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। 2022 में यह घोषणा की गई कि जेरेड वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए ए माइनक्राफ्ट मूवी का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेसन मोमोआ और जैक ब्लैक मुख्य भूमिका में होंगे। 19 यह फिल्म ब्लैक के साथ जेरेड को फिर से जोड़ती है। इससे पहले दोनों ने नाचो लिब्रे 2006 में काम किया था। क्रिस गैलेटा, जन्म 1981, एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं। उन्हें 2013 की कमिंग ऑफ एज फिल्म द किंग्स ऑफ समर लिखने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन गैलेटा, जो एक इतालवी पृष्ठभूमि से आते हैं, 1 टोटेनविले, स्टेटन द्वीप, न्यूयॉर्क में पले बढ़े, जहां उन्होंने टोटेनविले हाई स्कूल में पढ़ाई की। 2 उन्होंने सेंट जॉन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से स्नातक किया। उनका प्रमुख विषय टेलीविजन और फिल्म अध्ययन था। 3 बाद में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और 2010 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में स्नातक किया। 4 आजीविका गैलेटा ने पहली बार मनोरंजन उद्योग में डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो में काम किया, जहां वे एक प्रशिक्षु थे। 1 उन्होंने कई वर्षों तक लेटरमैन पर एक योगदानकर्ता लेखक के रूप में काम किया, इससे पहले कि वे पूर्णकालिक रूप से फिल्म पटकथा लेखन को आगे बढ़ाने के लिए चले गए। 5 गैलेटा की पहली पटकथा टॉयज हाउस कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी डिग्री की थीसिस के रूप में लिखी गई थी। 4-5 2009 में स्क्रिप्ट ने ब्लैक लिस्ट बनाई, जो सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित फिल्म पटकथाओं का एक सर्वेक्षण था और बिग बीच फिल्म्स द्वारा उसी सप्ताह खरीदा गया था जब सूची प्रकाशित हुई थी, इससे पहले कि गैलेटा ने कोलंबिया से स्नातक किया था। 4-6 फिल्म का निर्देशन जॉर्डन वोग्ट रॉबर्ट्स ने किया था और इसका नाम बदलकर द किंग्स ऑफ समर कर दिया गया था। इसका प्रीमियर 2013 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 1 पटकथा के तत्व स्टेटन द्वीप पर रहने वाले एक युवा के रूप में गैलेटा के अनुभवों पर आधारित हैं, लेकिन फिल्म के निर्माताओं ने स्थान को ओहियो के चैग्रिन फॉल्स में बदल दिया, एक कदम जिसे गैलेटा ने न्यू लाइन सिनेमा को एक पटकथा के लिए पिच बेचने में भी कामयाबी हासिल की है, जिसे उन्होंने रियो डी जेनेरियो में सेट एक एक्शन कॉमेडी के रूप में वर्णित किया है। 1 कहानी को टॉड स्ट्रॉसचुल्सन के साथ मिलकर लिखा गया था, जिन्हें फिल्म का निर्देशन भी करना है। हालांकि गैलेटा को व्यक्तिगत रूप से स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था। एलिसन श्रोएडर एक अमेरिकी पटकथा लेखक, और निर्माता हैं। उन्होंने थियोडोर मेल्फी के साथ मिलकर फिल्म हिडन फिगर्स लिखी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2-3-4 श्रोएडर की अन्य लेखन कृतियों में क्रिस्टोफर रॉबिन, फ्रोजन 2 और हार्ट ऑफ स्टोन शामिल हैं। 5-6-7 प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन श्रोएडर ने फ्लोरिडा के मेलबर्न हाई स्कूल से स्नातक किया। 8 हाई स्कूल में रहते हुए श्रोएडर ने नासा में इंटर्नशिप की, जहां श्रोएडर के दादा दादी काम करते थे। 9 उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9 और 2 साल तक सलाहकार के रूप में काम करने के बाद श्रोएडर फिल्म निर्माण कार्यक्रम में ललित कला में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय चली गईं। 10 2016 में श्रोएडर ने लेखक आरोन ब्राउनस्टीन से शादी की। उनकी एक बेटी एमिली है, जिसका जन्म 2016 में हुआ। 11 आजीविका श्रोएडर ने अपने लेखन करियर की शुरुआत 90,210 पर एक स्टाफ राइटर के रूप में की और 2 टीवी फिल्में भी लिखीं। 12 इसके बाद उन्होंने साइड इफेक्ट्स नामक शो बनाया, जो एक किशोर लड़की और उसके परिवार के बारे में एक संगीत नाटक था। साइड इफेक्ट्स मूल रूप से 2013 में ऑसमनेस टीवी यूट्यूब चैनल पर एक लंबे फॉर्म विशेष के रूप में शुरू हुआ, जिसे ऑसमनेस टीवी और यूनिवर्सल केबल प्रोडक्शंस द्वारा सनिर्मित किया गया था। इसके बाद इसे पर 90 मिनट के विशेष कार्यक्रम के रूप में प्रसारित किया गया। 13
2013 में उन्होंने विल ग्लुक को निर्देशन के लिए नियुक्त करके पैरामाउंट पिक्चर्स को अपनी स्पेक स्क्रिप्ट अगाथा भी बेची। डिसरप्शन एंटरटेनमेंट के मैरी पेरेंट और केल बॉयटर बेंडरस्पिंग के साथ मिलकर इसका निर्माण कर रहे थे। स्क्रिप्ट को एक एक्शन एडवेंचर के रूप में वर्णित किया गया था जो अनुमान लगाती है कि 11 दिनों के दौरान अगाथा क्रिस्टी के साथ वास्तव में क्या हुआ था जब वह लापता हो गई थी। 2014 में निर्माता डोना गिग्लियोटी ने मार्गोट शेटली द्वारा पुस्तक प्रस्ताव को चुनने के बाद हिडन फिगर्स की स्क्रिप्ट लिखने के लिए श्रोएडर को काम पर रखा। 15 श्रोएडर ने नासा में इंटर्नशिप की और उनके दादा और दादी ने भी वहां काम किया, जिससे उन्हें नासा की दुनिया में पहली बार जानकारी मिली। उन्होंने हिडन फिगर्स के सहलेखन के लिए ह्यूमैनिटास और वेरिटास अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा जीती। 17 श्रोएडर को अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा और WGA पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। हिडन फिगर्स के बाद श्रोएडर ने डिज्नी के लिए इवान मैकग्रेगर अभिनीत क्रिस्टोफर रॉबिन का सहलेखन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पुहेइज्म्स के बारे में सोचने में महीनों बिताए। 5 स्क्रिप्ट के सहलेखन के लिए श्रोएडर को दूसरे ह्यूमैनिटास अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 18 2017 में उन्होंने उबर इंजीनियर व्हिसलब्लोअर सुसान फाउलर के बारे में एक फिल्म के लिए भी पिच की। गुड यूनिवर्स ने 3 अन्य बोलीदाताओं को हराकर डिसरप्टर्स को हासिल किया, जिसमें श्रोएडर ने स्क्रिप्ट लिखी और क्रिस्टिन बूर ने इसका निर्माण किया। 19 2018 में श्रोएडर जेनिफर ली के साथ सहलेखन के लिए फ्रोजन 2 में शामिल हुए। 7 फ्रोजन 2 ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ते हुए $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 20 इसके बाद 2019 में वार्नर ब्रदर्स में माइनक्राफ्ट के वीडियो गेम रूपांतरण के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए श्रोएडर को चुना गया। 21 अगस्त 2023 में नेटफ्लिक्स ने गैल गैडोट अभिनीत एक एक्शन थ्रिलर हार्ट ऑफ स्टोन रिलीज की, जिसकी पटकथा श्रोएडर और ग्रेग रूका ने लिखी थी। 22 फिल्म का निर्देशन टॉम हार्पर ने किया था और इसे नेटफ्लिक्स पर 100 मिलियन से अधिक बार देखा गया था, जिससे यह 2023 में नेटफ्लिक्स पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई। मैरी पेरेंट, जन्म 1968, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और पूर्व स्टूडियो कार्यकारी हैं। आजीविका फरवरी 2011 में उन्होंने डिसरप्शन एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की, जो पैरामाउंट पिक्चर्स की पहली नज़र की डील वाली कंपनी थी। कंपनी लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के साथ फिल्मों का सहनिर्माण करती है। 1 वह पहले मेट्रो गोल्डविन मेयर के वर्ल्डवाइड मोशन पिक्चर ग्रुप की अध्यक्ष थीं। 2 वह यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए प्रोडक्शन की पूर्व अध्यक्ष थीं। वहां वह मीट द फॉकर्स, द बॉर्न सुप्रीमेसी, सेरेनिटी और अन्य फिल्मों के लिए जिम्मेदार थीं। 2004 में पेरेंट और स्कॉट स्टुबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए वर्ल्डवाइड प्रोडक्शन का उपाध्यक्ष नामित किया गया। 2005 में यूनिवर्सल ने स्टुबर पेरेंट प्रोडक्शंस के तहत दोनों के साथ एक प्रोडक्शन डील पर हस्ताक्षर किए। स्टुबर बटा पेरेंट उन्होंने गिलर्मो डेल टोरो की पैसिफिक रिम, डैरेन एरोनोफ्स्की की महाकाव्य नूह और द स्पंजबॉब मूवी स्पंज आउट ऑफ वाटर 2015 का निर्माण किया। 3 पेरेंट ने 1990 के दशक में न्यू लाइन सिनेमा में काम किया। वह टेक्सास चेनसॉ मैसेकर फ्रेंचाइजी की आगामी 10वीं किस्त टेक्सास चेनसॉ लिगेसी की निर्माता भी हैं। 4 2008 में पेरेंट को वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2008 में देखने लायक 50 महिलाओं की सूची में 28वां स्थान मिला। फिल्मोग्राफी जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, वह सभी फिल्मों में निर्माता थीं। जोसेफ जेसन नमकेहा मोमोआ बटा M.O. बटा, जन्म 1 अगस्त 1979, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने सिंडिकेटेड एक्शन ड्रामा सीरीज बेवॉच हवाई 1999 से 2001 में जेसन इयोन के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके बाद SYFY साइंस फिक्शन सीरीज स्टारगेट अटलांटिस 2005 से 2009 में रोनन डेक्स और HBO फैंटेसी ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 से 2012 के पहले 2 सीजन में खल ड्रोगो की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने डिस्कवरी चैनल की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज फ्रंटियर 2016 से 2018 और एप्पल TV प्लस साइंस फिक्शन सीरीज C 2019 से 2022 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 2016 से मोमोआ विभिन्न DC कॉमिक्स मीडिया में दिखाई दिए हैं।
सबसे पहले डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स 2016 से 2023 में एक्वामैन की भूमिका निभाई। उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून 2021 में डंकन इडाहो की भूमिका भी निभाई है और एक्शन फिल्म फास्ट एक्स 2023 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। इकलौती संतान, मोमोआ का जन्म 1 अगस्त 1979 को होनोलुलु, हवाई में हुआ था। 2. उनके पिता कोनी नी लेम्के एक फोटोग्राफर और जोसेफ मोमोआ एक चित्रकार थे। उनके पिता मूल हवाईयन हैं। 3. 4. जबकि उनकी माँ जर्मन, आयरिश और पौनी 2 वंश की हैं। 5. उनके जन्म के कुछ समय बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया और वह और उनकी माँ नॉरवॉक, आयोवा चले गए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने नॉरवॉक हाई स्कूल से स्नातक किया और ब्रैंडन राउथ के साथ स्कूल की फुटबॉल टीम के सदस्य थे। 6. मोमोआ ने मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय में भाग लिया। 1. अपनी किशोरावस्था में मोमोआ एक चट्टान पर्वतारोही और बोल्डरर बन गए जब उनकी मां उन्हें कस्टर स्टेट पार्क ले गईं, जहां सिल्वन झील और साउथ डकोटा की सुइयां स्थित हैं। 7. 8. आजीविका। 2006 में स्टारगेट अटलांटिस के फिल्मांकन के दौरान मोमोआ 19 साल की उम्र में होनोलुलु में रहने और काम करने के दौरान मोमोआ ने टेलीविजन सीरीज बेवॉच हवाई के लिए ऑडिशन देने का फैसला किया। 1-9 जिसमें उन्हें जेसन इयोन 1999 से 2001 के रूप में लिया गया। 10. वह 2004 से 2005 के फॉक्स ड्रामा नॉर्थ शोर में फ्रेंकी के रूप में मुख्य कलाकारों में थे। 2004 में मोमोआ जॉनसन फैमिली वेकेशन फिल्म में नजर आए। 2005 से 2009 तक मोमोआ स्टारगेट अटलांटिस में रोनन के रूप में नजर आए, जिसके लिए उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा। 11. 2009 में उन्हें कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज द गेम 2009 के 4 एपिसोड में रोमन के रूप में कास्ट किया गया था। उन्होंने कॉनन द बारबेरियन 2011 में मुख्य नायक की भूमिका निभाई, जो 1982 की इसी नाम की फिल्म का पुनर्कल्पना थी और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर द्वारा प्रसिद्ध की गई भूमिका थी। मोमोआ ने HBO के गेम ऑफ थ्रोन्स में खाल ड्रोगो की भूमिका के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। भूमिका के लिए अपने ऑडिशन में उन्होंने हाका का प्रदर्शन किया। 12 जो पारंपरिक रूप से प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने या किसी आगंतुक का स्वागत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई डराने वाले माओरी नृत्यों में से एक है। 13. मोमोआ ने लेखक जोनाथन हिर्शबेन और रॉबर्ट होमर मोलोहन के साथ मिलकर रोड टू पालोमा 2014 नामक अमेरिकी ड्रामा थ्रिलर फिल्म का निर्देशन और सहलेखन किया। फिल्म में मोमोआ, सारा शाही, लिसा बोनेट, माइकल रेमंड जेम्स और वेस स्टडी ने अभिनय किया है। 14. इसका प्रीमियर अप्रैल 2014 में 2014 सरसोटा फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 15. फिल्म को 15 जुलाई 2014 को न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजल्स में सीमित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और एक VOD रिलीज किया गया था। 16. 2014 में मोमोआ। मार्च 2014 में मोमोआ कैरी एल्वेस और हेली वेब के साथ डार्क कॉमेडी थ्रिलर इंडी शुगर माउंटेन में शामिल हुए। इसकी प्रमुख फोटोग्राफी अलास्का में की गई थी। 17. 18 उन्होंने सनडांस टीवी ड्रामा सीरीज द रेड रोड 2014 से 2015 में फिलिप कोपस, रामापोग माउंटेन इंडियन के रूप में भी अभिनय किया। 19 जून 2014 में ब्रूस वेन बटा बैटमैन के लिए ऑडिशन देने के बाद मोमोआ को आर्थर करी बटा एक्वामैन की भूमिका में लिया गया था। 20 उन्होंने पहली बार सुपरहीरो फिल्म बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में एक कैमियो में भूमिका निभाई। 21, 22, 23 जिसने एक्वामैन की लाइव एक्शन फिल्म की शुरुआत की। मोमोआ ने 2017 की फिल्म जस्टिस लीग और इसके निर्देशक की कट जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में एक प्रमुख भूमिका में चरित्र निभाया। इसके बाद उन्होंने एक्वामैन सोलो फिल्म में अभिनय किया, जो 2018 के अंत में रिलीज हुई थी। 24, 25, 26 उन्होंने द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट में भी इस भूमिका को दोहराया। जिल लॉरा सोबेल मेसिक 27 जुलाई 1967, 7 फरवरी 2018 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता थीं। उन्होंने कई फिल्मों में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जिनमें शीज ऑल दैट 1999, फ्रीडा 2002 और मीन गर्ल्स 2004 शामिल हैं।
वह 1997 में अभिनेत्री रोज मैकगोवन की मैनेजर थीं, जब मैकगोवन ने आरोप लगाया था कि निर्माता हार्वे वीनस्टीन ने उनका बलात्कार किया था। 2017 के अंत में वीनस्टीन के आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद मैकगोवन ने मेसिक की कड़ी आलोचना की और वीनस्टीन के वकील ने मेसिक द्वारा भेजा गया एक निजी ईमेल जारी किया, जिसमें मैकगोवन के दावों का खंडन किया गया था। इस घोटाले के इर्दगिर्द प्रचार के कारण उनके खिलाफ ऑनलाइन साइबरबुलिंग शुरू हो गई। फरवरी 2018 में मेसिक की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। एक सार्वजनिक बयान में मेसिक के परिवार ने कहा कि उन्होंने मी टू आंदोलन का समर्थन किया और अपनी मृत्यु के लिए वीनस्टीन, मैकगोवन, मीडिया और जनता को दोषी ठहराते हुए अपने नुकसान को भोजन उन्माद का संपार्श्विक नुकसान बताया। प्रारंभिक जीवन। मेसिक माइकल सोबेल एक और अभिनेत्री लॉरा निकोलसन सोबेल 1945 से 2015 की बेटी थीं। उनके नाना फिल्म निर्माता जेम्स एच. निकोलसन 2 थे और उनका एक भाई था जिसका नाम जॉन था। सांता बारबरा हाई स्कूल में पढ़ने के बाद, जहां उन्हें होमकमिंग प्रिंसेस का नाम दिया गया, मेसिक ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संचार में डिग्री के साथ स्नातक किया। 3. आजीविका। उन्होंने गेर्श एजेंसी से अपना करियर शुरू किया और बाद में सोमरस टेटेलबाम डेविड में जूनियर मैनेजर के रूप में काम किया। वह 1994 से 1996 तक वुड्स एंटरटेनमेंट में विकास की निदेशक थीं। उन्होंने स्क्रीम 1996 और टीचिंग मिसेस टिंगल 1999 सहित फिल्मों पर काम किया। दोनों को मीरामैक्स फिल्म्स के एक विभाग डायमेंशन फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। उन्होंने मीरामैक्स को एम. नाइट श्यामलन की वाइड अवेक 1998 वितरित करने में भी मदद की। 4. श्यामलन ने बाद में कहा कि उन्होंने मीरामैक्स में मेरी दूसरी फिल्म बनने के लिए लड़ाई में मदद की। वास्तव में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी एक बड़ी बहन है जो मेरी रक्षा कर रही है। 5. 1990 के दशक के अंत में उन्होंने एडिसवेचस्लर एंड एसोसिएट्स में एक प्रतिभा प्रबंधक के रूप में काम किया। 3. नवंबर 1997 में उन्हें मीरामैक्स फिल्म्स द्वारा विकास के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और लेखकों और निर्देशकों की खोज करने और कंपनी के लिए सामग्री लाने का काम सौंपा गया। वह सीधे उत्पादन की कार्यकारी उपाध्यक्ष मेरिल पोस्टर 4 को रिपोर्ट करती थीं और उन्हें कैथी कोनराड द्वारा नियुक्त किया गया था, जिन्होंने कहा था कि उनके पास नई प्रतिभाओं को पहचानने की गहरी नज़र थी। 5. मीरामैक्स में मेसिक ने अपनी नियुक्ति के एक महीने के भीतर ही कंपनी में शी सॉल दैट 1999 लाने में मदद की। 6. अंततः इसने $60 मिलियन की कमाई की। उन्होंने बॉयज एंड गर्ल्स 2000, फ्रीडा 2002 और सिंड्रेला मैन 2005 के शुरुआती विकास जैसी फिल्मों पर काम किया। उन्होंने डायमेंशन फिल्म्स के साथ भी सीधे काम किया और पटकथा लेखकार ली फ्लेमिंग जूनियर, एंड्रयू लोवेरी और एंड्रयू मिलर के साथ मल्टीपिक्चर डील करने में मदद की। 2000 में उन्हें प्रोडक्शन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। 7. उन्होंने 2003 तक मीरामैक्स में काम किया। बाद में उन्होंने लोर्ने माइकल्स 8 पैरामाउंट पिक्चर्स और द वीनस्टीन कंपनी के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 9. 10. मेसिक ने अल्पकालिक एनबीसी सिटकॉम बैड जज 2014 से 15 के साथ टेलीविजन प्रोडक्शन में एक संक्षिप्त कदम रखा। 11. उनकी शादी निर्माता केविन मेसिक से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे थे। 1. विनस्टेन के आरोप। 1997 में जब मैकगोवन ने हार्वे वाइंस्टीन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, उस समय मेसिक अभिनेत्री रोज मैकगोवन की टैलेंट मैनेजर थीं। 8. द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ अक्टूबर 2017 के एक साक्षात्कार में मैकगोवन घटना के बाद मेसिक के समर्थन की कमी की अत्यधिक आलोचना कर रही थीं और लेख से पता चलता है कि मीरामैक्स में मेसिक की नौकरी सीधे तौर पर इसके बाद से संबंधित थी। 12. 30 जनवरी 2018 को वाइंस्टीन के वकील ने वाइंस्टीन का बचाव करने के तरीके के रूप में मेसिक से वाइंस्टीन को एक निजी ईमेल जारी किया। 8. घटना के सार्वजनिक रूप से ज्ञात होने से महीनों पहले ईमेल भेजा गया था और मेसिक का घटना के बारे में विवरण यह था कि मैकगोवन ने उन्हें बताया कि वह वाइंस्टीन के साथ सहमति से हॉट टब में गई थी। मैकगोवन के संस्मरण ब्रेव, जिसे 30 जनवरी 2018 को भी जारी किया गया, में कथित हमले का विवरण दिया गया है और मेसिक की कड़ी आलोचना की गई है।
नेटवर्क पर मैकगोवन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज में, जिसका शीर्षक सिटीजन रोज है, जिसे बनीम मरे प्रोडक्शंस 15 द्वारा निर्मित किया गया है और जो 30 जनवरी को प्रसारित भी हुई, मैकगोवन ने मेसिक पर विश्वासघात करने और मीरामैक्स में अपनी नौकरी के बदले में वीनस्टीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया। वीनस्टीन के वकीलों द्वारा मेसिक का ईमेल जारी करने के बाद मैकगोवन ने दावा किया कि मेसिक के बयानों को द न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में उनकी पूर्व सहायक एनी वुडवर्ड द्वारा पहले ही गलत साबित कर दिया गया था। 16, 17, 18 मीडिया और जनता के ध्यान का मेसिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। द डेली बीस्ट में मैंडी स्टडमिलर के अनुसार प्रचार के कारण ऑनलाइन साइबरबुलिंग हुई। ट्विटर पर कार्यकर्ताओं ने मेसिक का नाम लिया, उन्हें शर्मिंदा किया और पहचाना कि कैसे मेसिक तक पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि एक ने मेसिक की जानबूझकर छिपाई गई लिंक्डइन प्रोफाइल, उसने अपना पूरा नाम इस्तेमाल नहीं किया, का भी खुलासा किया और दूसरों को उससे संपर्क करने और उसे बताने के लिए प्रोत्साहित किया कि वे वास्तव में उसके बारे में क्या सोचते हैं। 2021 में स्टडमिलर ने दावा किया कि डेली बीस्ट के मनोरंजन संपादक मार्लो स्टर्न ने कहानी को रद्द करने का प्रयास किया, जिससे स्टडमिलर को अनुमोदन के लिए उच्च स्तर पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टडमिलर ने इसे मीटू कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा, जो यह उजागर करता है कि नारीवाद के नाम पर कुछ महिलाएं कितनी बेकार हैं। 20 मेसिक परिवार के एक बयान में कहा गया कि वह द्विध्रुवी विकार से पीड़ित थी और 2013 में एक उन्मत्त प्रकरण ने उसके करियर को प्रभावित किया था। बयान में यह भी कहा गया, एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत कारण के लिए अधिक ध्यान आकर्षित करने के प्रयास के हिस्से के रूप में बार बार सुर्खियों में अपना नाम देखना, साथ ही हार्वे द्वारा खुद को सही साबित करने के लिए किए गए हताश प्रयास उसके लिए विनाशकारी थे। इसने जिल को तोड़ दिया। 3 मौत मेसिक की मृत्यु 7 फरवरी 2018 को लॉस एंजल्स में आत्महत्या से हुई। 21-3 अपनी मां की मृत्यु की तीसरी वर्षगांठ के एक दिन बाद। 2 उनकी आत्महत्या के तरीके की घोषणा नहीं की गई। 22 उसके बाद मेसिक के परिवार ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया जिसमें मीडिया, वेनस्टीन और मैकगोवन की आलोचना की गई, साथ ही असीमित सूचना साझा करने की हमारी नई संस्कृति और कथन को तथ्य के रूप में स्वीकार करने की इच्छा की भी आलोचना की गई। सूचना प्रसारित करने की गति ने जिल के बारे में एक व्यक्ति के रूप में गलत जानकारी फैलाई है, जिसे वह चुनौती देने में असमर्थ और अनिच्छुक थी। वह पहले से ही भयावह कहानी में संपार्श्विक क्षति बन गई। उसके परिवार ने मैकगोवन के नकारात्मक बयानों को सार्वजनिक रूप से संबोधित न करने के मेसिक के फैसले का बचाव किया, क्योंकि सच में आगे आने वाले कई व्यक्तियों को कमतर आंकने का डर था। उसने कुछ भी गलत न करने के बावजूद अपने नाम और अपनी प्रतिष्ठा को खराब होने देने के लिए इस उन्माद को बढ़ावा देने का विकल्प चुना। यह भी दावा करता है कि मैकगोवन के आरोपों के विपरीत, मेसिक, जिन्होंने मी टू आंदोलन का समर्थन किया, रोज की ओर से खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे और रोज के भयानक अनुभव के बारे में उनके मालिकों को सचेत किया, जबकि वह उस समय एक जूनियर स्तर की कर्मचारी थीं। 3-23 मैकगोवन ने इंस्टाग्राम पर मेसिक को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके परिवार के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। 24 मेसिक 90वें अकादमी पुरस्कार समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में शामिल थे। मार्क एलन मदरसबॉग बटा एम RZB बटा, जन्म 18 मई 1950, एक अमेरिकी संगीतकार और संगीतकार हैं। वे 1970 के दशक के अंत में न्यू वेव बैंड डेवो के सहसंस्थापक, प्रमुख गायक और कीबोर्डिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसका व्हिप इट 1980 में अमेरिका में शीर्ष 20 एकल में से एक था, जो 14वें स्थान पर पहुंच गया और जिसने तब से एक पंथ का अनुसरण किया है। मदरसबॉग डेवो के संगीत के प्राथमिक संगीतकारों में से एक थे। डेवो के साथ अपने काम के अलावा, मदरसबॉग ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी म्यूटाटो मुजिका के माध्यम से टेलीविजन सीरीज, फिल्मों और वीडियो गेम के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज रगराट्स के 13 साल के रन और इसकी 3 संबंधित नाट्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने वेस एंडरसन और मार्वल कॉमिक्स फिल्मों के लिए फिल्म स्कोर बनाए हैं। एक एकल संगीतकार के रूप में, मदरसबॉग ने 4 स्टूडियो एल्बम जारी किए हैं: म्यूजिक फॉर इंसोमनियाक्स, म्यूजिक फॉर द गैलरी, जॉयक्स म्यूटाटो और द मोस्ट पावरफुल हीलिंग म्यूजिक इन द एंटायर वर्ल्ड। 2004 में उन्हें फिल्म और टेलीविजन संगीत में उनके योगदान के लिए BMI फिल्म और टीवी अवार्ड्स में रिचर्ड किर्क पुरस्कार मिला।
4. 2008 में मदरसबॉग को उनके अल्मा मेटर केंट स्टेट यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमेन लेटर्स मिला। 5. प्रारंभिक वर्षों मार्क एलन मदरसबॉग का जन्म 18 मई 1950 को अक्रोन, ओहियो में हुआ था। उनके माता पिता मैरी मार्गरेट, मिग और रॉबर्ट मदरसबॉग सीनियर हैं। वह अपने 2 छोटे भाइयों बॉब और जिम, जो दोनों संगीतकार हैं, और 2 बहनों एमी और सुसान के साथ बड़े हुए और पेनिनसुला, ओहियो में वुडरिज हाई स्कूल से स्नातक हुए। 6. 7. उनके पिता शुरुआती डेवो फिल्मों और प्रशंसक कार्यक्रमों में जनरल बॉय के किरदार में दिखाई दिए और उनके भाइयों ने बैंड में भाग लिया। हालांकि जिम का कार्यकाल संक्षिप्त था, जो केवल कुछ शुरुआती डेमो में दिखाई दिए। आजीविका डेवो मार्क मदरसबॉग फेस्टिवल इंटरनेशनल डी बेनिकासिम में डेवो के साथ लाइव प्रदर्शन करते हुए 2007। मदरसबाग ने केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में एक कला छात्र के रूप में भाग लिया, जहां उनकी मुलाकात डेवो के सहसंस्थापक गेराल्ड कैसले और बॉब लुइस से हुई। 1970 की शुरुआत में लुइस और कैसले ने मानव जाति के विचलन का विचार बनाया, जब कैसले के दोस्तों जेफरी मिलर और एलिसन क्रूज को ओहियो नेशनल गार्ड्समैन द्वारा विश्वविद्यालय के मैदान में मार दिया गया था, जिसे केंट स्टेट गोलीबारी के रूप में जाना जाता है। 8. अवधारणा से प्रेरित होकर मदरसबाग उनके साथ जुड़ गए और प्रारंभिक उत्तर संरचनावादी विचारों और अजीबोगरीब रहस्यों के तत्वों के साथ इस पर निर्माण किया, विशेष रूप से कुख्यात जोकोहोमो हेवनबाउंड पैम्फलेट 9 को उजागर किया। गीत जोकोहोमो का आधार 10. यह जुड़ाव 1973 में समाप्त हुआ, कुछ ही समय बाद रचनात्मक रूप से अधूरा महसूस करने का दावा करते हुए ड्रमर एलन मायर्स ने बैंड छोड़ दिया। 11. जिसके कारण शेष बैंड के सदस्यों ने शाउट वीडियो एलपी, साथ ही एक दौरे की योजनाओं को छोड़ दिया। 1987 में डेवो ने नए ड्रमर डेविड केंड्रिक के साथ मिलकर काम किया, जो पहले स्पार्क्स के सदस्य थे, और मायर्स की जगह ले ली। उनका पहला प्रोजेक्ट फ्लॉप हॉरर फिल्म स्लॉटरहाउस रॉक के लिए साउंड ट्रैक था, जिसमें टोनी बेसिल ने अभिनय किया था, और उन्होंने एनिग्मा पर स्टूडियो एल्बम टोटल डेवो 1988 और स्मूथ नूडल मैप्स 1990 जारी किए। डेवो में मतभेद हो गया और 1991 में 2 शो किए, उसके बाद यह टूट गया। इस समय के आसपास डेवो के सदस्य बॉब मदरसबॉग को छोड़कर फिल्म द स्पिरिट ऑफ 76 1990 में दिखाई दिए। 1989 में मार्क मदरसबॉग ने रयान मूर और बॉब कैसले को काम पर रखते हुए म्यूटाटो मुजिका नामक एक वाणिज्यिक संगीत उत्पादन स्टूडियो की स्थापना की। बॉब मदरसबॉग भी इसमें शामिल थे। 12. डेवो फेस्टिवल हॉल, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया 2008 में लाइव प्रदर्शन करते हुए गेराल्ड कैसले और मदरसबॉग। 2006 में डेवो ने डिज्नी के साथ डेवो 2.0 परियोजना पर काम किया। डेवो के गानों को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए बाल कलाकारों का एक बैंड इकट्ठा किया गया। अक्रोन बीकन जर्नल ने लिखा, डेवो ने हाल ही में डिज्नी के साथ मिलकर डेवो 2.0 नामक एक नई परियोजना पूरी की, जिसमें बैंड ने पुराने गाने और 2 नए गाने बजाए, जिन्हें बच्चों ने गाया था। उनका पहला स्टूडियो एल्बम 2 डिस्क वाला सीडी डीवीडी कॉम्बो, जिसका नाम देव 2.0 है, 14 मार्च 2006 को रिलीज किया गया। कुछ गानों के बोल परिवार के अनुकूल प्रसारण के लिए बदल दिए गए थे, जिसके बारे में बैंड ने दावा किया है कि यह उनके क्लासिक हिट के संदेशों की विडंबना है। मदरसबॉग बैंड के स्टूडियो में इकट्ठा होने के विचार को खारिज नहीं करते हैं, ताकि अंततः एक नया डेवो एल्बम रिकॉर्ड किया जा सके। 13. स्टूडियो एल्बम समथिंग फॉर एवरीबॉडी को अंततः जून 2010 में रिलीज किया गया, जिसके पहले फ्रेश व्हाट वी डू का 12 इंच सिंगल था। डेवो को 29 अक्टूबर 2010 को उत्तरी कैरोलिना के एशविले में मूगफेस्ट 2010 के दौरान पहला मूग इनोवेटर अवार्ड दिया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य अग्रणी कलाकारों को सम्मानित करना है, जिनके शैलीविरोधी काम बॉब मूग की साहसिक अभिनव भावना का उदाहरण है। 15. डेवो को मूगफेस्ट में प्रदर्शन करना था, लेकिन मार्क के भाई बॉब मदरसबॉग लीड गिटार के हाथ में चोट लगने के बाद 3 दिन पहले ही रद्द कर दिया गया। उन्होंने और गेराल्ड कैसले ने ऑस्टिन, टेक्सास के बैंड ऑक्टोपस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर कार्यक्रम में गर्ल यू वांट और ब्यूटीफुल वर्ल्ड का प्रदर्शन किया। 16. अन्य कार्य
1989 में मदर सबॉग और डेवो के अन्य सदस्य विजिटिंग किड्स प्रोजेक्ट में शामिल थे, जिसने 1990 में न्यू रोज लेबल पर एक स्वशीर्षक विस्तारित नाटक ईपी जारी किया। 17 समूह में उनकी तत्कालीन पत्नी नैन्सी फर्गुसन, साथ ही डेविड केंड्रिक, बॉब मदरसबॉग और बॉब की बेटी एलेक्स मदरसबॉग शामिल थे। मदरसबॉग ने कुछ गीतों को सहलिखा और बॉब कैसले के साथ एल्बम का निर्माण किया। ट्रिलोबाइट्स गीत के लिए एक प्रचार वीडियो फिल्माया गया था। विजिटिंग किड्स रॉकुला फिल्म के साउंड ट्रैक पर दिखाई दिए, साथ ही डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो में भी। SXSW 2016 के दौरान पीवीज बिग हॉलिडे के प्रीमियर पर मदरसबॉग डेवो के बाद से मदरसबॉग ने फिल्म और टेलीविजन के लिए संगीत स्कोर लिखने में एक सफल करियर विकसित किया है। फिल्म में उन्होंने फिल्म निर्माता वेस एंडरसन के साथ अक्सर काम किया है। उनकी 4 फीचर फिल्मों के लिए स्कोरिंग की है: बॉटल रॉकेट 1996, रशमोर 1998, द रॉयल टेनेनबम्स 2001 और द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव जिसॉ 2004। 18 उन्होंने द लेगो मूवी 2014, 19 और थॉर रग्नारोक 2017 के लिए संगीत तैयार किया। 20-21 उनका संगीत बच्चों के टेलीविजन कार्यक्रमों रग्राट्स, बीकमैन वर्ल्ड, सेंटो बुगिटो और क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग का मुख्य हिस्सा रहा है। उन्होंने ओरिजिनल फेलिक्स द कैट शो के लिए नया थीम गीत लिखा था जब इसे ब्रॉडवे वीडियो को बेचा गया था। 1986 से 1990 में पीवी के प्लेहाउस के लिए कुछ संगीत और 1991 में DIC एंटरटेनमेंट के लिए सुपर मारियो वर्ल्ड टीवी श्रृंखला का थीम गीत। 22 रग्राट्स में चकी का चरित्र डिजाइन शिथिल रूप से उन पर आधारित था। 23 बॉब कैसले के साथ उन्होंने हीरोज एंड विलेन्स 2000 का निर्माण किया, जो द पावरपफ गर्ल्स से प्रेरित संगीत वाला एक साउंड ट्रैक एल्बम था। 24 मदरसबॉग ने मूल रूप से शो के मुख्य संगीतकार बनने की मांग की थी। 24 मदरसबॉग वीडियो गेम के लिए संगीत तैयार करते हैं, जिसमें सोनी का क्रैश बैंडिकूट और जैक एंड डेक्सटर सीरीज दोनों संगीत स्कोर जोश मैंसेल द्वारा बनाए गए थे, और ये गेम्स के द सिम्स 2 2004 शामिल हैं। यह काम अक्सर मुटाटो मुजिका के साथ किया जाता है, जो संगीत उत्पादन कंपनी है जिसे उन्होंने अपने भाई बॉब मदरसबॉग सहित डेवो के कई अन्य पूर्व सदस्यों के साथ मिलकर बनाया था। 12 मदरसबॉग ने रैचेट एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट 2021 के लिए मूल स्कोर तैयार किया। 25 मदरसबॉग 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डेवो के प्रीमियर पर मदरसबॉग ने लिखा। एविंग ट्रबल स्नीजिंग एप्पल इंक के पुरस्कार विजेता गेट ए मैक विज्ञापनों में विशिष्ट संगीत। 26 टेलीविजन श्रृंखला बिग लव के पहले सीजन के लिए स्कोर, हालांकि एक सीजन के बाद उन्हें टॉकिंग हेड्स के डेविड बर्न द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अमेरिकी टेलीविजन शो यूरेका का थीम संगीत सिफी चैनल पर प्रसारित होता है। कार्टून नेटवर्क की टीवी श्रृंखला रेगुलर शो का स्कोर। HBO के क्लोज इनफ के लिए जॉन एनरोथ और अल्बर्ट फॉक्स के साथ स्कोर। HBO के कार्यक्रम आवर फ्लैग मीन्स डेथ का स्कोर। 2013 में मदरसबॉग एक्वाबेट्स सुपर शो के एक एपिसोड में दिखाई दिए, जो यो गब्बा गब्बा के निर्माताओं द्वारा एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है, जिसमें डेवो प्रभावित बैंड एक्वाबेट्स ने मुख्य पात्रों में से एक जिमी द रोबोट के विलक्षण वैज्ञानिक पिता की भूमिका निभाई है। 27 मदरसबॉग और कैसले ने टोनी बेसिल सहित अन्य कलाकारों के लिए संगीत तैयार किया है। दृश्य कला और प्रदर्शनियां। मदरसबॉग एक विजुअल आर्टिस्ट के तौर पर भी सफल रहे हैं। नवंबर 2014 में मदरसबॉग ने कहा, मैंने पिछले 20 सालों में 150 से ज्यादा आर्ट गैलरी शो किए हैं। 6 फरवरी 2014 को डेनवर के समकालीन कला संग्रहालय MCA डेनवर ने मदरसबॉग की कला और संगीत की पहली व्यापक प्रस्तुति को एक साथ लाने के लिए एक पूर्वव्यापी प्रदर्शनी की घोषणा की। इस राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमणशील प्रदर्शनी के साथ प्रिंसटन आर्किटेक्चरल प्रेस द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन मार्क मदरसबॉग मायोपिया भी था। 30 मायोपिया से पोस्टकार्ड कला के 50 चरणों को 2015 में मार्क मदरसबॉग कलेक्टेड फैक्ट्स एंड लाइज नामक एक पोस्टकार्ड पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था।
सिंसिनाटी, ओहियो में मायोपिया प्रदर्शनी के उद्घाटन की प्रस्तावना के रूप में मदरसबॉग ने एक संगीत समारोह आयोजित किया जिसमें शास्त्रीय शैली में बजाए गए डेवो गाने और मूवी स्कोर शामिल थे। दर्शकों को उपाख्यानों के साथ संबोधित किया और संगीत के टुकड़े जो उन्होंने विशेष रूप से कीबोर्ड हाइब्रिड के लिए बनाए थे, जिसका उपयोग मूल रूप से शिक्षण पाठों के लिए किया जाता था, जिसे उनके भाई बॉब ने नवीनीकृत किया था, और समय रखने के लिए केंद्र में एक काउंटर था। इस वाद्य यंत्र को एक साथ 6 लोगों द्वारा बजाया जाता था। 31-32 मदरसबॉग ने निक जूनियर चैनल टेलीविजन सीरीज यो गब्बा गब्बा पर एक ड्राइंग सेगमेंट की मेजबानी की, जिसे मार्क्स मैजिक पिक्चर्स कहा जाता है, जिसमें बच्चों को सरल चित्र बनाना सिखाया जाता है। चित्र अक्सर एनिमेशन के माध्यम से सेगमेंट के अंत में जीवंत हो जाते हैं। 33 व्यक्तिगत जीवन 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अनीता ग्रीनस्पैन 7 साल की उम्र में मदरसबॉग ने अपने गंभीर मायोपिया और दृष्टिवैषम्य को ठीक करने के लिए चश्मा पहनना शुरू कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने डेवो शो में उपयोग के लिए अपने स्वयं के विशिष्ट आईवियर डिजाइन करने में रुचि ली। उन्होंने लॉस एंजल्स की एक दुकान ला आईवर्क्स द्वारा नियमित उपयोग के लिए बनाए गए स्टेनलेस स्टील फ्रेम के एक सेट का पक्ष लिया और कहा कि उन्होंने जितने जोड़े मिल सके खरीद लिए, क्योंकि वे टूट जाते थे या प्रशंसकों द्वारा चुरा लिए जाते थे। 34-35 आईवियर निर्माता शेन बॉम के साथ एक संयुक्त उद्यम में मदरसबॉग ने 2015 तक 3 अलग-अलग शैलियों में स्टेनलेस स्टील क्रोम फिनिश के साथ बेरिलियम से बने बिक्री के लिए अपने खुद के ब्रांडेड फ्रेम डिजाइन किए हैं। बॉम्विजन प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूनिसेक्स मॉडल फ्रांसेस्का 2016 के एक साक्षात्कार में मदरसबॉग ने ध्यान घाटे विकार एड होने का उल्लेख किया। 37 उनकी 2 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली पत्नी अभिनेत्री नैन्सी फर्ग्यूसन थीं, जिन्हें 1999 की सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म मिस्ट्री मैन में उनके साथ कुछ समय के लिए अभिनय करते हुए देखा जा सकता है। उनकी वर्तमान पत्नी अनीता ग्रीनस्पैन है, जो नील कोहन के साथ फिल्म संगीत प्रबंधन कंपनी ग्रीनस्पैन कोहन मैनेजमेंट चलाती हैं। इस जोड़े की चीन से 2 बेटियां हैं, जिन्हें ग्रीनस्पैन ने उस देश में लड़कियों को उनके लिंग के कारण त्यागने की प्रथा के बारे में जानने के बाद गोद लिया था। 7 मदरसबॉग गीत कविताओं 38 और असामान्य या पुराने संगीत उपकरणों के संग्रहकर्ता और पारखी हैं। वह रेमंड स्कॉट के इलेक्ट्रोनियम के मालिक हैं, हालांकि यह वर्तमान में कार्यात्मक नहीं है। 39 मदरसबॉग मई 2020 में कोविड-19 से संक्रमित हुए और उन्हें 18 दिनों के लिए सीडर-सिनाई मेडिकल सेंटर की गहन देखभाल इकाई में वेंटिलेटर पर रखा गया। अगस्त 2020 में मदरसबॉग ने बताया कि वह बीमारी से लगभग मर गया था और संक्रमित होने के दौरान वह भ्रम की स्थिति में था। उसे विश्वास हो गया था कि लिटिल टोक्यो में ईंट से मारे जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसने अपने परिवार के सदस्यों से बार-बार अपने हमलावरों की तलाश करने का आग्रह किया। 40 उन्होंने बीमारी के परिणामस्वरूप स्थायी न्यूरोपैथिक दर्द होने का वर्णन किया। 41 उन्होंने इंटुबेटेड होने के दौरान आईसीयू में पहले कुछ दिनों के दौरान अपनी दाहिनी आंख की अधिकांश दृष्टि भी खो दी। यह निर्धारित किया गया कि यह स्थिति कोविड के कारण नहीं हुई थी और इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि आंख की दृष्टि अब स्थायी रूप से धुंधली हो गई है, जैसा कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में देखा था और खुद को साइक्लोप्स कहते हैं। 42 मदरसबॉग कभी पैरोडी धर्म चर्च ऑफ द सबजीनियस का सदस्य था। 43 सम्मान और पुरस्कार मदरसबॉग को 2004 के BMI फिल्म और टीवी अवार्ड्स में रिचर्ड किर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर साल फिल्म और टेलीविजन संगीत के संगीतकार को दिया जाता है। 10 मई 2008 को मदरसबॉग को केंट स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 28 मई 2016 को मदरसबॉग को अक्रोन-स्मिथ काउंटी पब्लिक लाइब्रेरी में एक समारोह के दौरान अक्रोन शहर की चाबी से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो मूवी है 30 मार्च 2025 को एम्पायर थिएटर में रिलीज़ की गई थी और 4 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड स्टेट में से रिलीज़ किया जा रहा है और इंडिया में भी रिलीजिंग डेट ये है। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा इसे वंडर्स ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इंडिया में हिंदी इंग्लिश सभी रीजनल लैंग्वेजों में हमें देखने को मिलेगी।
बाकी 150 मिलियन डॉलर्स का इसका बजट है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो 10 आने वाला है। ये माइनक्राफ्ट आप सभी को पता होगा गेम के ऊपर बेस मूवी बनाई गई है। तो जैसे ये रिलीज़ होती है इसकी एक्सप्लेनेशन रिव्यू की वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।